नमस्कार साथियों, मैं रघुवंशी आप लोगों का हर रविवार की तरह इस रविवार भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने विषय देख लिया होगा आज का, भ्रष्टाचार एक विमर्श। भ्रष्टाचार के विषय में बात करना 10-15 मिनट की बात नहीं है। यह एक बहुत व्यापक और बड़ी ही पुरातन, या यूँ कहा जाए जब से मानव इस धरती पर आया तब से चलने वाली ये प्रक्रिया है। और मेरा अपना मानना है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि समाप्त नहीं हो सकती इतनी आसानी से, क्योंकि यह हमारे स्वभाव का हिस्सा है। स्वभाव का हिस्सा इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि लालच जो होता है वह सारे कमियों का, सारे बुराइयों का मूल होता है। तो ये जो भ्रष्टाचार है उसी लालच से जुड़ा हुआ एक विषय है। आइए विषय पर आने से पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, बहुत से हमारे मित्रों ने, कि एक बार जब आचार्य चाणक्य जो कि मगध के महामात्य हुआ करते थे, वो अपने कुटिया में बैठे हुए थे। उन्होंने एक आगंतुक के आने पर अपना एक दीपक बुझा करके दूसरा दीपक जलाया और उनसे अपना वार्तालाप प्रारंभ किया। तो उस व्यक्ति को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आचार्य चाणक्य, एक दीपक जला करके दूसरा दीपक जला रहे हैं। तो उसने उत्सुकतावश पूछा कि आचार्य आपने ऐसा क्यों किया कि एक दीपक बुझा करके दूसरा दीपक जला। उन्होंने कहा कि आचार्य चाणक्य ने कहा कि जो मेरे स्वतः से प्राप्त वेतन से या मेरे स्वतः से जो मैंने पैसे कमाए हैं, अर्जित किए हैं, उससे जो प्राप्त धन है उसी से यह दीपक जल रहा है, उसी पैसे से दीपक जल रहा है। यह बात अपने आप में यह बताने का प्रयास करती है कि नौकरशाह को, लोकशाह को, लोक सेवक को, या यूँ कहा जाए कि प्रधान सेवक को कितना ईमानदार होना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आचार्य चाणक्य के मगध में भ्रष्टाचार नहीं था? था, क्योंकि जब आप अध्ययन करते हैं उस काल की, उस परिस्थितियों की, तो बहुत प्रकार की संस्थाएं थी, बहुत फैला हुआ ब्यूरोक्रेसी थी जिसमें बहुत ही भ्रष्टाचार था। लेकिन शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि ईमानदार होता है तो एक मैसेजिंग का काम करता है, एक संदेश का कार्य करता है। लेकिन यह कतई नहीं कहा जा सकता कि उससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। इस बात से हमें यह अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो व्यक्ति बैठा है शासन सत्ता में उसका ईमानदार होना अति आवश्यक है। लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि उससे राज सत्ता या सारी जनता ईमानदार होगी। लेकिन एक बात और मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा, एक वाक़या और आपसे कहना चाहूँगा। बात इस्तांबुल की है। इस्तांबुल में आज से लगभग 5000 साल पहले या ईसा से 3000 साल पहले एक पत्थर की, ईसा पूर्व का एक पत्थर प्राप्त हुआ। इस पर लिखा हुआ है, अब का ज़माना पहले जैसा नहीं रहा। मतलब उस समय के लोग भी संतुष्ट थे इस बात को लेकर के कि हम वर्तमान जो हमारा है वह अतीत से बदतर है। यह आज भी हमारे समाज में कहा जाता है कि पहले का ज़माना बड़ा अच्छा था। तो ये एक मानवीय स्वभाव है। अब हम बात भ्रष्टाचार की करते हैं तो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से दसों में लोगों को बसता है उसे दूर करना बड़ा कठिन है। इसके कहे जाए तो कम से कम बहुत सारे पक्ष होते हैं। मुख्य रूप से एक पक्ष होता है जो भ्रष्टाचार करता है और दूसरा पक्ष होता है जो भ्रष्टाचार का लाभ लेता है। कहने का मतलब यह है वह धन के रूप में रिश्वत देता होगा या फिर अन्य कारणों से रिश्वत दे करके उस रिश्वत को एक निवेश समझ करके या अपना लाभांश समझ करके या आसानी से काम करवाने की एक प्रक्रिया समझ करके उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इस प्रकार से ये जो पूरी प्रक्रिया है यह फलीभूत होती है। लेने वाला देने वाला दोनों लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। इसमें शासन प्रशासन का प्रभाव तो पड़ता है, जैसे कि मैंने आचार्य चाणक्य का उदाहरण दिया। लेकिन यदि ऐसी ही बात की जाए तो हम वर्तमान में जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे माननीय मनमोहन सिंह जी की बात किया जाए तो उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से बातें की गई कि वह व्यक्तिगत रूप से बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, जिसको मैं भी मानता हूं। लेकिन शासन सत्ता में भ्रष्टाचार पनप रहा था और जिसको एक हथकंडा बना करके एक लोगों ने, ये राजा बहुत से लोगों ने किया, बहुत सारे भ्रष्टाचार किए, 2G घोटाला, ये सब की बातें की जाती हैं। उससे पहले की बात की जाए कि हम 1889 की बात करें तो बीपी सिंह ने भी भ्रष्टाचार का इशू बना करके, बोफोर्स टोप का इशू बना करके चुनाव लड़ा और काफ़ी हद तक सफल भी हुए, उसका उन्हें लाभ भी मिला, प्रधानमंत्री तक पहुँचे। लेकिन भ्रष्टाचार क्या समाप्त हो गया?
हम वर्तमान सरकार की भी बात क्यों ना कर लें। जैसे कि इस सरकार की बात अगर मैं शुरुआत करूं कि 2014 से, तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने उसमें भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा हथियार बनाया, बहुत बड़ा मुहिम बनाया, चाहे विदेश से काला धन लाने का बात रही हो या फिर देश में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की बात की हो। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर, कोलगेट घोटाले को लेकर के, हाउसिंग सोसाइटी घोटाले को लेकर के या फिर कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर के इतने बड़े बड़े प्रचार खड़ा किए गए, इतना बड़ा बड़ा जनमत को प्रभावित किया गया, उसका परिणाम क्या होगा? कितने लोग ऐसे हैं जो उन घोटालों की वजह से सजा याफ्ता हैं या सजा प्राप्त कर रहे हैं, जिनको आधार बना करके इतना बड़ा कैंपेन चलाया गया। कहीं न कहीं यदि ये भ्रष्टाचार हुआ और उन व्यक्तियों को सजा नहीं मिली तब भी गलत है, और यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ और उसका इशू बना करके इलेक्शन लड़ा गया तो भी गलत है। तो मेरा कहने का यह मतलब, मैं किसी सरकार या किसी व्यक्ति या किसी समुदाय पर आरोप नहीं मढ़ना चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि ये जो भ्रष्टाचार है ये शासन सत्ता के साथ चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है जिसे सरकारों से या शासनों से अलग करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं इससे जो पूर्व की सरकारें होती हैं वो लाभ उठाती हैं और जो वर्तमान की सरकार होती है वो लाभ उठा रही होती हैं। तो दोनों में एक गुप्त समझौता जैसा हो जाता है कि किस प्रकार से हम तुम्हारे इशू को नहीं टच करेंगे, तुम हमारे इशू को नहीं टच करोगे, और ये अनवरत चलता रहता है। और इसका परिणाम जो होता है कहीं न कहीं गरीबों तक पहुंचता है, बहुत कमज़ोर लोगों तक पहुंचता है। जो योजनाएं एक आम आदमी के लिए बनाई जाती है वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, और इसका जो अल्टीमेट भुक्तभोगी होता है वह कहीं न कहीं गाँव में बैठा हुआ या शहर में झुग्गियों में बस रहा वह व्यक्ति होता है, जो उसका इसमें कोई रोल नहीं होता है। और सरकारें अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज कर ले जाती हैं, सारे समझौते हो जाते हैं, और इसमें यदि एंगल डाला जाए तो हमारी मानसिकता भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है। काफ़ी हद तक हम भी एक ढांचे में अपने आप को ढाल चुके हुए होते हैं। हम सवाल नहीं खड़ा करते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के आपने सरकार बनाई, जिन मुद्दों को आपने चुनाव में रखा, वो मुद्दे कहाँ गायब हो गए। एक चुनाव के समय दूसरा मुद्दा, दूसरे चुनाव के समय दूसरा मुद्दा, और इस बीच में कुछ और मुद्दे। इन मुद्दों के बीच में भ्रष्टाचार तो नहीं खत्म होता है, लेकिन लोगों के बीच फैला हुआ असंतोष लगातार विभिन्न माध्यमों से डाइवर्ट किया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है विभिन्न मुद्दों को लेकर के। जैसे आजकल की हम बात करें कि सुशांत के साथ जो भी हुआ वो उचित था कि अनुचित था, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसी पर फोकस हो जाए और बिहार, आसाम और इस प्रकार के राज्यों में जो बाढ़ आई हुई है, जो देश में 80-80, 75-75 हज़ार कोरोना के पेशेंट पर डे डिटेक्ट हो रहे हैं, 1000-1500 के आसपास लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उनको भूल जाया जाए। तो ये एक प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि लोगों के मोटिव्स को, लोगों की सोच को किसी हिसाब से मूल मुद्दे से डाइवर्ट करके दूसरे मुद्दे पर लाया जाए। इससे लाने से क्या होता है, जो मूल मुद्दे होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, और जो आभासी मुद्दे होते हैं, काल्पनिक मुद्दे होते हैं, जिनसे लोगों के जीवन का जुड़ाव नहीं होता है, वो आगे आ जाते हैं। इस प्रकार से सरकारें जाल बुनती हैं, माया जाल बुनती हैं, और कहीं न कहीं ये जो महाराज हैं, भ्रष्टाचार महाराज, कम नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ सूचकांकों की बात करूँ, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार का मॉनिटरिंग करता है, उस पर नज़र रखता है। वो ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जारी करता है। उसकी 2020 की रिपोर्ट जो बताती है वो हमारे देश की 80वीं पोजीशन है दुनिया के 180 देशों में। वाकई अगर 180 देशों हमारी 80वीं पोजीशन है, 80 नंबर है, तो ये अगर इस देश की व्यापक जनसंख्या को ध्यान में रखा जाए, इस लोगों को जीवन स्तर में ध्यान दिया जाए, तो बहुत से ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं, उनकी रैंक बहुत नीचे है। तो ये मैं इसे एक संतोषजनक स्थिति मानता हूँ, एक ऐसी स्थिति मानता हूँ कि जिसे कुछ हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार हम मर्यादाओं की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, देश में देश के विकास और राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, ये बातें स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। क्योंकि जो 2016 की रिपोर्ट आई थी उसमें हमारी लगभग 76वीं रैंक थी, हम और नीचे चले गए। मतलब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कहीं न कहीं बढ़ रहा है। और भी सर्वे बता रहे हैं लोग 5 से 7% के आसपास प्रतिवर्ष की दर से हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।
ये आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसमें मैं थोड़ा सा रिलीजियस एंगल डालने का प्रयास करूँ, धार्मिक एंगल डालने का प्रयास करूँ, उस हिसाब से भी सोचा जाए कि जो धर्म का गठन किया गया है, जो धर्म की आधारशिला रखी गई है नैतिकता को दुनिया में लाने के लिए, लोगों के अंदर सदाचार लाने के लिए, तो उस बात को मैं अगर इसमें इस रैंक से कंपेयर करने का प्रयास करूं तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो दुनिया के ऐसे देश जहां के बहुत ही मजबूत कानून हैं, जैसे कि मैं सऊदी अरब की बात करता हूं, चाइना की बात करता हूं, जहां पर सबसे ज़्यादा मृत्युदंड दिए जाते हैं, उनकी रैंक काफ़ी ख़राब है। या फिर रूस की बात करूँ तो उसकी 137वीं रैंक है। तो ये जो बातें बताती हैं कि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती सख्ती के साथ या धर्म के नाम पर हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। जैसे सऊदी अरब की 91वीं रैंक है, लेकिन जो टॉप किए हैं इस रैंक में या जिस देशों का बड़ी अच्छी रैंक, जिसे आप बात कीजिए डेनमार्क की जाए, नॉर्वे की जाए, फिनलैंड की जाए, न्यूजीलैंड की जाए, जो कि इस रैंक में काफ़ी ऊपर अपना स्थान रखते हैं, वहाँ तो इस प्रकार का कोई रिलीजियस कैंपेन नहीं चलाया जाता है, वहाँ पर कोई रिलीजियस सदाचार की बात नहीं की जाती है। वहाँ पर लोग स्वतः से ही नैतिकता के कारण भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते हैं। यह एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो हम ये कहने का हमारा मतलब है कि यदि हम ये समझे कि धर्म सुधार की तरफ ले जाता है, नैतिकता की तरफ ले जाता है, तो मुझे तो बात समझ में नहीं आती। आप भी इस आधार पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 180वां देश है इस पूरी रैंक में, सोमालिया पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री है। अफ़गानिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर जहाँ पर इतना बड़ा आडंबर खड़ा किया जाता है। नेपाल जो कि एक प्रकार के हिंदू बहुल राज्य है, जहाँ पर 98% हिंदू निवास करते हैं। इसी प्रकार से और बहुत से देश हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ज़्यादा है, लेकिन धार्मिक स्तर से वहाँ पर कोई एक विशेष धर्म या किसी विशेष संप्रदाय की डोमिनेंसी है। तो यह इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम धर्म को नैतिकता के साथ जोड़ करके भ्रष्टाचार नहीं दूर कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें लोगों के अंदर इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास करना होगा जिससे कि यह दूर किया जा सके। और दो बातें मैं कहना चाहूँगा, दो तरीके हैं इस भ्रष्टाचार को दूर करने का जो सबसे प्रमुख कारण है। एक तो जैसे मैंने फिनलैंड का उदाहरण आपको दिया, नॉर्वे का और फिर न्यूजीलैंड का उदाहरण दिया, उसमें यह बात कही गई है कि इन देशों के लोग स्वतः जागरूक हैं, लोगों के भविष्य को सिक्योर करने का प्रयास किया गया सरकारों के द्वारा, जिसके कारण लोग भ्रष्टाचार में कम लिप्त होते हैं। अब जैसे भारत जैसे देशों का समस्या होती है, जो कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाता है, चाहे वह राजनीतिक पद हो और चाहे वह संवैधानिक पद हो या वह ब्यूरोक्रेटिक पद हो, डेजिग्नेशन हो, उसे सबसे ज़्यादा खतरा जो लगता है अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर के लगता है। उसे यह लगता है कि यदि मैं इस पोस्ट पर नहीं रहूँगा तो मेरा क्या होगा, और उसमें बचत के लिए, दिखावे के लिए, अपने वैभव ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के ऐसे अनर्गल कार्य करता है जो कि उसे अधम या भ्रष्ट की श्रेणी में लाते हैं। लेकिन अब हम उन देशों के सिस्टम को अध्ययन करते हैं जहाँ की मैंने बात की फिनलैंड वगैरह की, वहाँ पर लोगों के पास एक जीवन स्तर है, वहाँ पर लोगों के जीवन में स्टेबिलिटी है, दिखावे की कमी है, लोगों को पास एक निश्चित भविष्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। अब हमारे देश में समस्या क्या है कि एक अनिश्चित भविष्य है। यदि मैं आज IAS बन गया, मैं टीचर बन गया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं मेरा बच्चा भी कल को DM होगा या मेरा बच्चा कल को हमारी तरह टीचर होगा। तो इस अनसिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी मूल वजह है जो कि भ्रष्टाचार तक लोगों को ले जाती है। तो हमें एक प्रकार का मॉडल डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए जो लोगों को एक सिक्योरिटी दे, सेफ्टी। जैसे कि हम बात करते हैं पेंशन की, पेंशन का वो लोग विरोध करते हैं, लेकिन ये जो पेंशन होती है, जो 40 साल, 42 साल, 43 साल, 35 साल एक कर्मचारी जीवन भर जिस विभाग की सेवा करता है, रिटायरमेंट के बाद उसकी इनकम एकाएक बंद हो जाएगी तो उससे वो घबरा करके भी भ्रष्टाचार करेगा। इसकी यह गारंटी नहीं है कि जब पेंशन थी तो उस समय नहीं होता था। अब ये न्यू पेंशन प्लान आई, लोग बहुत अनसेटिस्फाइड भी इससे हैं। और एक इसका भी एक एंगल जोड़ा जा सकता है कि लोग इससे अपने आप को इनसिक्योर फील करके भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते हैं। फिर दिखावा, लोगों के अंदर विलासिता तथा कथित जीवन शैली में विकास की भावना, लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा, ये बहुत सारे कारण हैं। यदि हम इन पर चर्चा करने लगे तो घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक साधन ऐसा है जो कि तकनीक जिसको कहते हैं या टेक्नोलॉजी जो है, यह काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार को कम कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान या फिर कोविड महामारी के दौरान जो इस समय चल रही है, लोगों के खाते में कई लाख
करोड़ रुपए डाले गए, लेकिन वो खाते में ही डायरेक्ट पैसे भेजे गए, जिससे लाभार्थी को उनका लाभ डायरेक्ट प्राप्त हो गया। यदि यही कैश के रूप में या फिर किसी अधिकारी या फिर ब्यूरोक्रेसी के रूप में बंटवाया गया होता तो उसमें व्यापक भ्रष्टाचार होता। तो यह एक उदाहरण मेरा देने का उदाहरण है कि हमें तकनीक, लोगों की जीवन शैली, नैतिकता, इन सब चीज़ों को मिला करके इस प्रकार का एक तंत्र बनाने का प्रयास करना होगा जो कि लोगों के अंदर इस प्रकार की फीलिंग पैदा करे कि यदि भ्रष्टाचार करने का प्रयास करें तो डर भी लगे, और यदि वह न करे तो उन्हें सम्मान भी मिले। साथ ही साथ यदि हम कानून की बात करें तो हमारे देश में 1947 में ही पहला भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित किया गया था, लेकिन यह इस बात को बताता है कि हमारे देश में आज़ादी से पहले, आज़ादी के तुरंत बाद से ही भ्रष्टाचार लागू हो गया था या फिर लोगों के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। जो अंतिम संशोधन किया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018, उसमें भी इस प्रकार की बात करने का प्रयास किया गया कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, लेकिन उसमें कई लूप होल डाल दिए गए। जैसे कि कोई अगर जनप्रतिनिधि है, जन सेवक है, तो उस पर आप डायरेक्ट मुकदमा नहीं लगा सकते हैं। उस पर मुकदमा करने के लिए राज्यों में लोकायुक्त और केंद्र में लोकपाल से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन समस्या इस देश की यह है कि लोकपाल और लोकायुक्त की सालों साल भर्तियाँ ही नहीं की जाती। जैसे कि आप देखें तो दिल्ली में या फिर केंद्र में काफ़ी दिन बाद हमने लोकपाल की नियुक्ति की, और ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है जो एक प्रभावशाली या मजबूत छवि नहीं रखते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि चुनाव आयोग के महत्व को यदि किसी ने उजागर किया और दुनिया के सामने रखा तो कौन था? टी.एन. शेषन था। तो टी.एन. शेषन जैसे व्यक्ति को यदि आप ब्यूरोक्रेसी में मौका देंगे तब इन संस्थाओं के मूल्य, इन संस्थाओं की ताकत का पता लग पाएगा। तो हमें यह जरूरी है कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर पहुँचाया जाए और संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण किया जाए, और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे सबल व्यक्तियों को उन स्थानों पर पहुंचाया जाए जो सक्रियता के साथ, मजबूती के साथ अपने अधिकारों का और अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। यदि ऐसा हम करने में सफल होते हैं तभी हम इन पर कुछ हद तक रोक लगा सकते हैं, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो चलेगा और व्यक्ति अपने स्तर से कुछ हद तक इस पर नियंत्रण कर सकता है। बाकी तो कोई रॉकेट साइंस या फिर मेरे समझ से कोई इस प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ लोकपाल के समर्थन में, या फिर उससे पहले मैंने जिक्र ही किया बीपी सिंह का आंदोलन हुआ, या फिर 2014 मोदी जी ने भ्रष्टाचार को अपना एक प्रमुख हथकंडा या प्रमुख एजेंडा रखा अपने इलेक्शंस में। इस प्रकार से लहरें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो ज़मीन है उसमें अंतर करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आप इस प्रकार का अंतर लाना चाहते हैं तो आपको अपने स्तर से भी ऐसे प्रतिनिधियों का, ऐसे लोगों का चयन करना होगा जो लोग ईमानदार हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जननी राजनीति के शीर्ष से ही प्रारंभ होती है, और उस पर नियंत्रण करने का जो प्रयास होता है वहीं से स्टार्ट होता है। कुछ हद तक या काफ़ी हद तक वहाँ से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि मैंने कोविड-19 के दौरान पैसे के हस्तांतरण की बात की। इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से कुछ हद तक इस पर हम रोक लगा सकते हैं। बाकी ये इस कार्य को हम क्रांतिकारी तरीके से कर दें, एक रात में कोई जादू हो जाए, कोई बड़ा रिवोल्यूशन हो जाए, बड़ी क्रांति हो जाए, ये बड़ा ही दिवा स्वप्न जैसी बातें हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग अपने स्तर से विचार करिए, समझिए, इस देश के बारे में सोचिए, इस देश की परिस्थितियों के बारे में सोचिए, और अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को, मेरे इस प्रयास को यदि आप अच्छा समझते हैं, उचित समझते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लोगों से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सादर नमस्कार, सादर साधुवाद।